जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान में। तो जैसा कि आपको देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम यूपी टेट हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले आपको यूपी टेट हिंदी प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल में दोनों में जो हिंदी का सिलेबस है वो आपको बता दिया गया है। सिलेबस को बताने के बाद हिंदी का इतिहास, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, संविधान में इसका कहाँ पर स्थान है, ठीक है, हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये सब कब मनाया जाता है, इन सब पे जो प्रश्न पूछे गए उस टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ा दिया गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ये कहना है कि किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस को एक बार देख लीजिए, उसके बाद अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। क्योंकि ये नहीं है कि हम कहीं से भी कोई भी चीज़ पा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं तो हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन ये नहीं तय करता है कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। हमें जानकारी मिल रही है, हम सफल हो रहे हैं, ये हम 100% कहेंगे आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य किसी एक दिशा में है, ठीक है, किसी एक जॉब के लिए है, तो वहाँ पे आपको उसकी सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सिलेबस में आप पे कहाँ पे पकड़ ज़्यादा है, कहाँ पर थोड़े कम है, तो और कहाँ पर है जहाँ पता नहीं है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़ाइए। तो पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब हम अपनी तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला चैप्टर है ये क्या है, वर्णमाला है। क्या है, वर्णमाला। तो हिंदी में सबसे पहले हम वर्णमाला पढ़ लेते हैं। पहले हिंदी का इतिहास के बाद वर्णमाला पढ़ लेते हैं। वर्णमाला के बाद जब हम हिंदी की कोई भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चाहे संधि है, समास है या कुछ भी है, तो ये जब हमें बेसिक सबसे पहले वर्णमाला से ही शुरुआत होती है तो हमें बहुत सहायता मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल यूपी टेट के लिए ही नहीं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जा रहा है, यूपी पुलिस है, एसआई है, लेखपाल है, किस में भी, तो उस सब के लिए ये टॉपिक बहुत विशेष है, ठीक है। तो चलिए वर्णमाला की बात करते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम भाषा समझते हैं। क्या है, भाषा। भाषा संस्कृत के भाष से शब्द से बना है। क्या बना है, भाष से शब्द से। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपी टेट में फैक्ट पे प्रश्न पूछे जाते हैं तो फैक्ट ऐसे ही बनते हैं। किससे, भाष से शब्द से बना है जिसका अर्थ भाषण या बोलना होता है। क्या होता है, भाषण या बोलना होता है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि इसको वाक्य क्यों, क्योंकि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। भाषा की सार्थक इकाई है, शब्द दिया रहेगा आपका, ठीक है, वाक्य दिया रहेगा, उपशब्द, उपवाक्य ऐसे दे करके आपसे पूछे जाते हैं। तो इस जो मेन है इनको आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहते तो बना सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दी गई है, लिंक पे जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगली बात आती है, जैसे भाषा की सार्थक इकाई वाक्य बोली गई, यानी हम भाषा कोई भी कर रहे हैं। जैसे हिंदी भाषा है, अगर राम की बात करते हैं, एक शब्द है रा, एक अक्षर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब हमें एक सार्थक बनाना है, यानी राम खाता है, जब हम कई शब्दों को जोड़ लेते हैं तो एक सार्थक बन जाता है। क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है, जिससे वाक्य बनने पे हमें समझ में आता है। राम ऐसे नहीं समझ में आता है, राम क्या करता है, राम खाना खाता है, तो ये क्या, सार्थक हो जाता है। तो अब आगे ये कैसे बने होते हैं, तो सब वर्ण और ध्वनि, यानी वर्ण मिलकर के अक्षर बनाते हैं। अक्षर, कई सारे अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। 2 शब्द, 4 शब्द, 2 से अधिक शब्द अक्षर जब मिलते हैं तो शब्द बनता है। शब्द बन मिलकर के शब्द को हम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। ये सब पॉइंट इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि क्या होता है, आपको संस्कृत अगर करना है तो ये वर्णमाला है तो आपका लगभग 25 से 30% आपकी यहीं से तैयारी संस्कृत की हो जाती है, हिंदी से। इसके बाद फिर कई सारे शब्द मिलकर एक पदबंध बनाते हैं, क्योंकि पद शब्द को पद बोलते हैं ना, तो पदबंध बनाते हैं। ये पदबंध मिलकर क्या बनाते हैं, उपवाक्य बनाते हैं। उपवाक्य मिलकर वाक्य बनाते हैं। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, जहाँ पर आपको ये ऐसे दिया जा सकता है, वाक्य, वाक्य को जब हम तोड़ते हैं, वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध होती है, पदबंध की छोटी इकाई शब्द या पद होता है, और इसकी छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर की छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्रम को आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अब बात आती है वर्ण की। किसकी आती है, वर्ण की। तो वर्ण क्या होता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या ध्वनि बोलते हैं। वर्ण या ध्वनि, दो शब्द याद रखिए, वर्ण और ध्वनि। आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी वर्ण और ध्वनि में अंतर अलग आ रहा होगा। तो इसमें अंतर क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण की उच्चारित इकाई। क्या है, उच्चारित, यानी जिसे हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, जो हमारे कानों को महसूस होते हैं, वो क्या होता है, ध्वनि होता है।
ठीक है। यानी ध्वनि जो है वो वर्ड का उच्चारित रूप है और वर्ड क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। यानी जो ध्वनि है, जो हम वर्ड में जो उच्चारण करते सुनाई देता है वो क्या है, ध्वनि है। और वर्ड क्या है, जो हमें ध्वनि सुनाई देती है जिसको हम लिखते हैं वो क्या है, वर्ड है। या हम कह सकते हैं कि ध्वनि कानों का और वर्ड आँखों का विषय है। यानी ध्वनि हम कानों से सुन सकते हैं तो कानों का विषय, वर्ड हम लिखते हैं तो ये आँखों का विषय है, इसको हम देख सकते हैं। आगे बात आती है आपकी वर्णमाला की। वर्णमाला क्या है, अब ये वर्ड जो है इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमने अभी वर्ड को देखा, ठीक है, तो इन वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, हिंदी अगर उच्चारण की बात करते हैं तो उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं। 10 स्वर आते हैं और 35 व्यंजन आते हैं। ये कौन कौन से हैं अभी आगे मैं आपको समझा रही हूँ। बस आप ये विशेष ध्यान रखिए कि उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ण हैं, 10 स्वर आते हैं और 35 व्यंजन हैं। इसके बाद बात करते हैं लेखन के आधार पर, यानी जो हम लिखते हैं, जिसे हम लिखते हैं। तो जब लिखने में जिन वर्णों का प्रयोग किया जाता है इसके आधार पर, जैसे अभी हमने क्या कहा, उच्चारण के आधार पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण करते हैं तो 2 से 3 अक्षर एक साथ मिल जाते हैं, 2 अक्षर 3 अक्षर मिलकर बनते हैं। तो इसलिए उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या कम है, लेकिन हम लिखते हैं तो एक छोटे छोटे बिंदी को भी ध्यान रखते हुए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, हलंत कहाँ पर है, इन सबको ध्यान देते हुए करते हैं। तो इसलिए लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ठीक है, आपको 52 मिलते हैं। अपडेटेड आपको कुछ पुस्तकों में 53 मिल रहे हैं, जहाँ पे एक ऐसे शब्द बनता है ऐसे। ठीक है, इस अक्षर का हुआ है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए सामान्यता तो 52 है। ठीक है, क्योंकि ये भाषा जो है ये हमारी अवधी ब्रज इन भाषाओं में नहीं, लगभग मराठी में ये देखने को मिल रहा है ये वाला शब्द। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 52 और 53 को ध्यान रखिए। अब जो अभी नई पुस्तकें आई हैं उसमें ये 53 देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे प्रश्न के हिसाब से आपको 52 या 53, अगर सामान्यता पूछा जाए, अगर 52 53 दोनों दिया है, आपसे सामान्यता पूछा जाए तो आप 52 लगाइएगा। अब यहाँ पे क्या है, लेखन के आधार पे स्वर की संख्या कितनी है, 13 है। कितनी है, 13 है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 35 है। और संयुक्त व्यंजन अभी आपसे बात की ना, क्योंकि लिख रहे हैं तो इसमें 2 अक्षर मिलकर भी कुछ शब्द का निर्माण करते हैं तो उन्हें संयुक्त बोलते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए, लेखन के आधार पे जैसे लेखन के आधार पे स्वर की संख्या यहाँ पे आपको दिया हुआ है 13। कितना दिया है, 13। तो अब यहाँ पे ये जो री है और ये अंग और आहा, इन 3 वर्णों को हम कहाँ पर कट कर देते हैं, कहाँ पर, उच्चारण में। ठीक है, तो वहाँ पे इनकी संख्या इसी तीनों को हटा देते हैं तो कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। यानी आ से बड़ा ऊ तक और ए से आओ तक, इन्हीं 10 को हम मानते हैं किसमें, उच्चारण पे। तो यहाँ पे ठीक है, कितना हो गया, 13 हो गया। अब बात करते हैं व्यंजन की। अब यहाँ पे आप अभी डाउट में इसको रखिए, क्योंकि आगे जब हम और इसको तोड़ते हैं, सघोष अघोष, ठीक है, स्पर्शी स्वर, जब हम स्वर में और बात करेंगे तो ये अंग आहार री, ठीक है, किस प्रकार से इनको बताया गया है वो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या बताया कि री को भी स्वर में शामिल कर दिया है। किसको, री को भी शामिल किया है, लेकिन ये कहाँ पर किस हिसाब से अलग किया गया, आप उनको ध्यान रखिए। आप इसको माइंड में मत कन्फ्यूज़न रखिए, क्योंकि आपको पुस्तकों में अलग अलग मिल रहा है, कहीं पे 11 मिल रहा है, कहीं पे 13 मिलता है, कहीं 10, लेकिन इनको जो बांटने का बेश है वो सब में अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन में जैसे आते हैं आपके स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्शी और वर्गीय व्यंजन में जैसे का वर्ग में 5 है, चा वर्ग में 5 है, टा वर्ग में ऐसे ही वर्ग आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, का वर्ग में 5 है, चा वर्ग में 5 है, टा वर्ग में 5 है, ता वर्ग में 5 है और पा वर्ग में 5 है। तो इन व्यंजनों को, जो ये 25 व्यंजन हो गए ना, 5 5 सब में 25 हो गए, तो इन व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि का वर्ग को हम इन 5 में ध्यान रखते हैं। पा वर्ग की बात की जाए तो पा से मा तक इतने वर्गों को ध्यान रखते हैं। इसके बाद आपकी बात आती है अंतस्थ व्यंजन। व्यंजनों के भाग को हम देख रहे हैं, तो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं या, रा, ला, वा। क्या आता है, या, रा, ला, वा। उसके बाद आता है उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन में आपके आते हैं सा, ठीक है, फिर शा, शा, हा। इनको आप इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं सा, खा, साहा, क्योंकि ये जो सा है ये संस्कृत में जब किसी भी शब्द के आगे आते हैं तो इनको हम खष्टी पढ़ते हैं ना, ऐसे खष्टी पढ़ते हैं, षष्ठी नहीं पढ़ते हैं, खष्टी पढ़ते हैं। तो इस बेस पे भी आपको यहाँ पे उच्चारण में देखने को मिलेगा।
आप उच्चारण की इन छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान रखते हैं तो इससे आपकी लेखन कुशलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? लेखन कुशलता में सुधार आता है। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या आपको कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। जैसे छ, ये छ किन वर्डों से मिलकर बना है? का और शा से मिलकर बना है। ज्ञा की बात करते हैं तो जा और या से मिलकर बना है। श्रा की बात करते हैं तो शा, सा और रा से मिलकर बना है। त्रा की बात करते हैं तो ता और रा की मिलकर बना है। अब आप अगर पुरानी पुस्तक उठाते हैं तो पुरानी पुस्तकों में इनकी संख्या 3 दी हुई रहती है, क्योंकि वहाँ पे स्रा नहीं दिया है। तो आप एक टीचर बन रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे इन जानकारी को जोड़ते हुए चलिएगा। जैसे अभी मैं री की बात बताई हूँ, तो अभी आगे आपको यहाँ भी क्लियर, क्योंकि जब आप कोई शुरुआती छोटी पुस्तकें उठा रहे हैं, ठीक है, या डाल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको री भी स्वर में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जब हम तोड़ते हैं तो रा और ई से बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको अलग अलग किया गया है। तो आप हर बेश को ध्यान पे रखिए। वहाँ जब आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, मैं अभी प्रश्नों को भी करवाऊंगी, तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये कन्फ्यूज़न मत रखिए कि वहाँ पर हम लगाएं क्या। आगे देखिए आप, यहाँ पे इस जो संयुक्त आपसे बताया गया, तो यहाँ पे इस हलंत को विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो सेम एकदम सही दिया रहता है, और सही में क्या किया जाता है? हलंत हटा दिया जाता है और किसी एक में हलंत लगा दिया जाता है। तो इस छोटी छोटी बारीकियों से ही प्रश्न जो है वो हमारे गलत हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त होते हैं उसमें जो अक्षर, जैसे आपका ज्ञा बन रहा है तो गा में जा के नीचे क्या लगा रहेगा? हलंत लगा रहेगा। जैसे त्रा लिख रहे हैं तो ता में क्या लगे रहेगा? हलंत लगा रहेगा। तो इस चीज़ को, जो ये नीचे हम किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे जो पॉइंट लगाते हैं, इसको हम हलंत बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप परीक्षा में जरूर ध्यान रखिएगा। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25 हो गई। द्विगुणित व्यंजन भी होते हैं। द्विगुणित व्यंजन जैसे आपका हो जाता है ये ढा, तो इसके नीचे ऐसे बिंदी रखी होती है, और एक हो जाता है ऐसे ढा, ठीक है। तो इनको हम द्विगुणित व्यंजन बोलते हैं। तो इनकी 2 संख्या मान ली गई है। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा 4 हो गया, उष्म व्यंजन आपको बताया गया, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो गई? 39। कितनी हो गई? 39। 39 और आपका 13 कितना हो जाता है? आपका 52 हो गया ना, 52 हो गया। और एक जो और शब्द बना है अभी आपको ये बता दिए, तो कहीं कहीं आपको नई पुस्तक में 53 मिल रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि 53 भी अगर मिल रहा है तो वो आपका गलत नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में 52 नहीं है, 53 दिया है, तो वहाँ आप 53 लगाइएगा। अगर 53 नहीं है, 52 दिया है, तो 52 लगाइएगा। अगर 52 53 दोनों किया है, तो पूछने में जो प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ आप में अंतर कर दिया जाएगा, सामान्यता दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम स्वर की बात करते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ड को स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ड को स्वर बोलते हैं, ठीक है। ये 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। लेकिन शुद्ध उच्चारण की बात की जाए तो इनकी संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। यहाँ ध्यान रखिए, क्या बोला गया? शुद्ध उच्चारण। जब हम री की बात करते हैं तो क्या री एक ही शब्द से मिलकर बना? नहीं, इसमें रा और ई। आप हिंदी में लिखिए, जब हिंदी जैसे ही विकास हो रहा है, जब आप कहीं पर लिख रहे हैं तो आप री को आप 2 शब्दों से मिलाकर ही, 2 अक्षरों से मिलाकर बना रहे हैं, सॉरी 2 अक्षर से, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये ध्यान रखिए, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से कितना है? 10 है। आपको 10 मिलेगा ऑप्शन में। अगर कोई पुरानी पुस्तक एग्जामिनर लगभग 10 देता, अगर नहीं है तो वहाँ पे 11 दे देगा, तो आप वहाँ 11 लगाइएगा। अब जब बात आती है मूल स्वर की, मूल स्वर यहाँ पे ध्यान रखिए। मूल स्वर वह स्वर जो किसी अन्य स्वर के मेल से ना बने हों, जैसे आ ई उ। ये क्या है? ये मूल स्वर है। मूल स्वर की संख्या, इनको हम हर्ष स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। मूल स्वर और हर्ष स्वर ध्यान रखिएगा। मूल स्वर और हर्ष स्वर यानी वो होते हैं जो अन्य किसी स्वर के मेल से ना बने हों। इन तीनों को ध्यान रखिए, आ ई उ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मूल स्वर और मूल स्वर को ही हर्ष स्वर बोलते हैं, और इनकी संख्या 3 है, आ ई उ। इसके बाद दीर्घ स्वर की बात आती है, तो 2 समान स्वरों के मेल से बने होते हैं। कैसे? 2 समान स्वर, यानी एक जैसे 2 स्वर मिलकर जब बनते हैं तो उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ मतलब बड़ा आ। जब हम बड़ा आ बनाते हैं तो इसमें आ, एक बार छोटा आ और दूसरा, ये 2 मिलते हैं तो बड़ा आ बनता है। ऐसे ई, बड़ी ई, यानी ई को हम बड़ी बोलते हैं ना, तो ई जब बनता है तो ई और ई 2 ई से मिलकर बन रहा है। इसी प्रकार ऊ की बात करते हैं तो ये भी किससे मिलकर बना, तो ऊ और ऊ 2 से मिलकर बने होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसके बाद बात आती है संयुक्त स्वर की। किसकी आती है? संयुक्त स्वर की। तो जो संयुक्त स्वर होते हैं, जो 2 असमान, कैसे? जो असमान
स्वर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, समान स्वर से नहीं, असमान स्वर से मिलकर बने होते हैं। अभी आपको संयुक्त व्यंजन बताया गया, तो संयुक्त स्वर भी ध्यान रखिए। संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 होती है, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? ए। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर आप इन्हीं चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं तो ये जब आप संधि पढ़ते हैं तो संधि विच्छेद में, ठीक है, या संधि निर्माण में ये आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेंगी। जैसे ए है, ठीक है, तो ए आपका किससे मिलकर बना हुआ होता है? आ और ई। जब छोटा आ और ई मिलाते हैं तब ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए। अब जब आप ये गुण संधि पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ इसीलिए पहले वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर एक बार में समझ में आए, 2 बार में। अगर नोट्स कर सके तो नोट्स करते हुए पढ़िए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसी प्रकार जैसे ए के बाद क्या होता है? आए। आए अगर बन रहा है हमारा तो आ यानी छोटा आ और ए से मिलकर क्या बनता है? आई बनता है। तो ये असमान है ना, दोनों समान स्वर से नहीं, असमान स्वर से बने। इसी प्रकार ओ की बात करते हैं। ओ किससे मिलकर बना होता है? ये छोटा आ और ऊ से मिलकर बना होता है। जब छोटा आ और ओ मिलाते हैं, ऊ मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। जब आओ की बात करते हैं, आओ कैसे बनता है? तो ये छोटा आ और ओ से मिलकर क्या बनता है? आओ बनता है। तो अब यहाँ पे देखिए, आप अगर संधि पढ़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे वृद्धि संधि भी चल रही है। क्या चल रही है? वृद्धि संधि भी चल रही है, ठीक है। और यहाँ पे गुण संधि जब आप बनाएंगे तो यहाँ ये दोनों में सहायता कर देंगे। जब आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको दीर्घ स्वर में, तो ये दीर्घ संधि में सहायता करते। तो इस वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़िए। अब बात आती है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जिसके उच्चारण में, आगे बात आती है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। इनको हम ऐसे भी बोलते हैं कि 3 मात्राएं लगती हैं। कैसे लगती हैं? 3 मात्राएं। जैसे जो नाटकों में संवाद होते हैं या रोना है, गाना है, तो इन सब में क्या होता है? प्लुप्त स्वर होता है। जैसे ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ओम। राम सुनो, क्या बोलते हैं? सुनो। तो इसमें क्या हो जाता है? प्लुप्त स्वर लगता है। प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो ये प्लुप्त स्वर समझ में आ गया होगा। प्लुप्त स्वर में क्या होता है? 2 अक्षरों के बीच में ऐसे बना होता है, 3 जैसे आकार या ऐसे आकार बना होता है। तो ये जहाँ पर लगा होता है वो प्लुप्त स्वर होता है। कैसा होता है? प्लुप्त स्वर। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम बोलते हैं तो बोलने के लिए आप अभी अपने पेट पे हाथ रख कर देखिए क्या होता है। जब आप बोलते हैं तो क्या होता है? सांस की वजह से हमारा पेट ऊपर नीचे होता है, यानी बोलने में हमारी ज्ञानेंद्रियां भी अपनी भूमिका निभाती हैं। तो जब हम बोलते हैं तो जीभ के अनुसार, तो जब जीभ के प्रयोग के आधार पर बात करते हैं तो जो स्वर होते हैं वो 3 भागों में होते हैं। जैसे कोई शब्द अक्षर बोलने के लिए हम जीभ के अगले हिस्से को प्रयोग करते हैं, कोई अक्षर बोलने के लिए बीच के, मध्य के, और कोई अक्षर बोलने के लिए हम क्या करते हैं? वर्णों को बोलने के लिए पश्च भाग का प्रयोग करते हैं। तो इस आधार पर जो स्वर हैं वो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जैसे आप ई आप बोल कर देख लीजिए, ई ए आए, तो आप किस जीभ का, आपकी जो जीभ बोलने में प्रयोग कर रहे हैं, इस जीभ के अग्र भाग को प्रयोग कर रहे हैं ना इन वर्णों को बोलने में। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं आ बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मध्य भाग का, अपनी जीभ इन वर्णों को बोलने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? मध्य भाग का। और जब पश्च भाग की बात करते हैं तो जैसे आ, ऊ ओ, आओ, आप बोलकर इन सब वर्डों को क्या है? बोलकर ट्राई करिए। तो आप पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जब आपके सामने आएंगी तो आप बोलकर जब करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये किसका? पश्च स्वर। तो जब इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए, ये सब आपको कठिन लग रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार, ये सारे भाग जो जिस पर पढ़े हैं वो समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये माइंड में आ रहा है कि इनसे प्रश्न किस प्रकार से, तो वहाँ पर जैसे मैं आपको करवाऊँगी प्रश्न, उस पर समझ में आ जाएगा। और वहाँ पर कोई दोनों तीनों एग्जामिनर नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अलग अलग उसी बेस पे रखे जाते हैं। तो जीभ के आधार पे अगर बात करें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। उम्मीद है कि स्वर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद बात आती है व्यंजन की। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्यंजन की। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द व्यंजन कहलाते हैं। यानी कोई भी हम स्वर बोलते हैं तो क्या बोलते, व्यंजन हम बोल रहे हैं जी, का बोल रहे हैं तो उसके साथ स्वर का प्रयोग कर दे। जैसे का, काका,
कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें स्वर का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब ये किस प्रकार से बांटे गए हैं? तो घोषशब्द के आधार पर स्वर की संख्या। देखिए अभी मैं आपको पूरा व्यंजन बता चुकी हूँ इसके पहले कि कितने व्यंजन हैं। ठीक है, का वर्ग में, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन जो भी हैं वो उसको पहले बता चुकी हूँ। अब मैं ये बताऊँगी कि किस प्रकार प्रयोग के आधार पर कहाँ पर बांटे गए हैं। ठीक है, जिनसे प्रश्न बनते हैं उन्हीं महत्वपूर्ण को मैं यहाँ पर रखी हूँ। तो घोषशब्द के आधार पर, घोषशब्द का मतलब क्या होता है? स्वर तंत्रियाँ। क्या होती हैं? स्वर तंत्रियाँ। यानी जब हम किसी शब्द को, अक्षर को बोल रहे हैं तो उसमें जो हमारी स्वर तंत्रियाँ, अभी बात की है ना कि जब हम बोल रहे हैं तो आप पेट पे हाथ रख कर देखिए, गले के पास में जब हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये भी काम कर रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है, तो यानी जब हम बोल रहे हैं तो घोषशब्द का मतलब क्या हो गया? स्वर तंत्रियाँ। तो घोषशब्द का मतलब स्वर तंत्रियाँ हो गया, यानी ध्वनि में जो कंपन होती हैं उसमें क्या होता है? घोषशब्द। तो घोषशब्द के आधार पर ये दो होती हैं, एक होती है घोष, दूसरी अघोष, दूसरी होती है घोष या सघोष। क्या होती हैं? पहली होती हैं अघोष। तो अघोष को हम देख लेते हैं। अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, यानी क्या है? अभी घोषशब्द का मतलब आपको समझा दिए कि स्वर तंत्रियाँ क्या होती है? स्वर तंत्रियाँ। तो घोष का मतलब स्वर हो गया, स्वर तंत्रियाँ हो गई। अघोष यानी स्वर तंत्रियाँ ना हो। ठीक है, तो क्या मतलब हो जाता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, ठीक है, वो क्या होती हैं? अघोष होती हैं। क्या होती हैं? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो अघोष होती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। वर्ग आपको बता दिए, का वर्ग में क्या आता है? का, खा, गा, घा। ठीक है, ये चा, छा, जा, जा, इया क्या है? चाय वर्ग में। तो जैसे जितने भी 5 वर्ग बताएंगे, पांचों वर्ग में जो पहला और दूसरा है वो किस में आता है? अघोष में आता है। जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, पा, फा, ये सब क्या है? आप बोल कर देख लीजिए कि आप इनको बोल रहे हैं तो कंपन हो रही है? नहीं। का, खा नहीं हो रही है, चा, छा नहीं हो रही है ना, कंपन नहीं हो रही, तो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं सघोष। सघोष को कहीं कहीं सघोष लिखने को आप मिलेगा, कहीं पर क्या मिलेगा? घोष मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले घोष का मतलब बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन। क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी ध्वनि का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो अघोष, अगर हो रही है तो सघोष या घोष होती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिन क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, क्या है? प्रत्येक वर्ग के 3 शब्द कौन से? तीसरा, चौथा, पचवा। कौन सा है? तीसरा, चौथा, पचवा। जैसे गा, घा, अड़ा, जा, झा, इया, डा, ढा, अड़ा, दा, धा, ना। अब इनको आप बोल रहे हैं, बोल कर आप एक बार देखिए। तो जैसे एक कंपन आ रही है, जैसे क्या बोल रहे हैं? ना। क्या बोल रहे हैं? ना, द, ध, न। तो क्या हो रही है? महसूस हो गया। आप बोल के 2 से 3 बार ट्राई करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होती हैं? ये सघोष होती है। इसी प्रकार अब आते हैं प्राणोक्त के आधार पर। क्या होता है? प्राणोक्त के आधार पर। तो ये नहीं पूछा जाता है प्रश्न में प्राणोक्त के आधार पे, वहाँ पे अल्प प्राण, महाप्राण, ऐसे उसमें घोष के आधार पे नहीं पूछा जाएगा। सघोष दिया रहेगा, अघोष दिया रहेगा, ऐसे करने पे और उसमें दे दिए जाएंगे जो अक्षर हैं वो दे दिए जाएंगे कि कौन सा है, नहीं है। ठीक है, तो प्राणोक्त का मतलब क्या होता है? हवा होता है। प्राणोक्त यानी प्राण, हवा। प्राण किस लिए है? हवा। ठीक है, जैसे आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो क्या है? आप बोलते हैं ना हमारे लिए जो जरूरी गैस है कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हवा रखते हैं, तो उसी प्रकार से आप इसको ध्यान रखिए कि प्राण का मतलब क्या हो गया? हवा। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से हवा निकल रही हो, हवा ज़्यादा आ रही हो, जिसमें ना आ रही हो, उस बेस पे इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। एक है अल्प का मतलब क्या होता है? कम। एक अल्प का मतलब क्या होता है? कम, यानी कोई शब्द बोल रहे हैं तो हवा बहुत कम, ना के बराबर निकल है, तो क्या होती है? वो अल्प प्राण में आती है। महा मतलब अधिक, महान। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा आती है। तो जैसे अल्प प्राण की जब बात करते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। क्या होती है? वायु की मात्रा कम होती है। ठीक है, या कम प्रयास करना पड़ता है, यानी जिन अक्षरों को बोलने में लिए कम प्रयास करना पड़े, वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पचवा, आप विषम से ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण को विषम से ध्यान रखिए। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा, पचवा। जैसे का वर्ग का कौन सा हो गया? का हो गया, गा हो गया, ड़ा हो गया। ठीक है, पहला, तीसरा, पचवा, ये आपका क्या है? अल्प प्राण है। सभी स्वर
और जो अंतस्थ हैं या रा ला वा, इसको भी से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपको हर जगह मिल रहा है। या रा ला वा ये भी किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। किस में आते हैं? अल्प। या रा ला वा बोल रहे हैं, कुछ कम लग रहा है ना, या रा ला वा, तो ये क्या है? किस में है? अल्प प्राण में है। किस में है? अल्प प्राण में। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं किसकी? महाप्राण। महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक निकलती हो, यानी जो हम बोल रहे हैं और अधिक वायु की मात्रा निकल रही हो, ठीक है, या हकार कैसी ध्वनि आ रही हो? हकार जैसी ध्वनि निकल रही हो, इनको आप अगर आप बोलेंगे तो ये बहुत जल्दी आ जाएंगे समझ में, ठीक है। मैं बोलते हुए जो बताया जा रहा है इन परिभाषाओं को ध्यान में करेंगे तो जल्दी समझ में आपको आएगा। तो कैसी ध्वनि आती है? हकार जैसी साउंड आती है। तो ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। दूसरा और चौथा यानी शम, जो वर्ग के शम है, जैसे खा घा, क्या है? खा घा, ये क्या है? जो दूसरे और चौथे होते हैं ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। और जो उष्म है, जो उष्म व्यंजन है, स स ह, क्या है? स स स ह, इनको हम बोलते हैं स ख स ह, ऐसे आपको बोलने मिलेंगे। इसलिए उच्चारण में इसलिए बता दे रही हूँ कि कहीं पर अगर आपका उच्चारण किया जा रहा है, आपको लिखना है तो उच्चारण में और लेखन कौशलता में, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे जब आप इसी हर भाषा में आपको अध्ययन पढ़ना है यानी पेडागोजी जैसे पढ़ना है, तो उसमें आपको बताया जाएगा सुबोपाली, यानी जब सुनने की क्षमता हमारी अधिक होगी तब हम अच्छे से बोल पाएंगे, यानी जब हमारे सामने वाला कोई अच्छे से क्या करता है? बोलता है। और जो हमारे सुनने की क्षमता अधिक होगी, हम अच्छे होंगे तो क्या होंगे? जब हम उसको अच्छे से सुन लेंगे तो फिर क्या होगा? तो हम अच्छे से बोल भी पाएंगे। पाली यानी पा से जब हमारे पढ़ने की क्षमता अधिक होगी, अच्छे से हमारी पढ़ने की कौशलता होगी तो हम अच्छा लिखने का भी कौशल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये उच्चारण में मैं बोल देती हूँ कि इस वाले सा को खा भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों यानी अक्षरों को उनके उच्चारण के आधार पर, जब अभी भी आ गया, अब पूरे उच्चारण की बात की जाएगी। अब यहाँ पे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा स्वर और व्यंजन कहाँ पे किस प्रकार बांटे गए, फिर स्वर को कितने भागों में उच्चारण के आधार पे कहाँ पे कैसे बांटा गया, ठीक है। ये जो अक्षर बन रहे हैं कितने स्वर को मिला के, ठीक है, समान स्वर को, उस प्रकार से फिर व्यंजन में कितना बांटा गया। अब स्वर और व्यंजन को एक साथ पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर यानी जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे अंग भाग कर रहे हैं, ठीक है, यानी गले से लेकर के, ठीक है, गले से लेकर के और जीभ तक, नाक, इनकी वजह से जो बोलने में लग रहा है उस हिसाब से वर्णों को बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला में क्या है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों यानी अक्षरों को उनके उच्चारण के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। तो पहला आपका है, जैसे कि ध्यान दीजिए, कंठ। क्या है? कंठ। कंठ का मतलब क्या होता है? गला होता है। कंठ का मतलब गला होता है। तो कंठ में क्या क्या आते हैं? का आता है, ठीक है, का खा गा घा, जो पांचों वर्ग दिए हैं उसमें पंचाक्षर को छोड़ देते हैं, पंचाक्षर को छोड़ देते हैं, चारों वर्णों को लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो कंठ में क्या हो जाएगा? का चार अक्षर जो हो गया, का खा गा घा, उसके बाद आ यानी छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों कंठ में आएंगे। हा और आहा, ये किस में आएंगे? कंठ में आएंगे। कितने में, किस में है? कंठ में है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद जब आपका आता है बात तालब। तालब का मतलब क्या होता है? तालु। जिन अक्षरों को या वर्णों को बोलने में तालु लगता है, जैसे आप कंठ में आपने पढ़ा का खा, तो आप जब बोल रहे हैं तो गले पे पड़ रहा है, ठीक है, गले पे अधिक दबाव आ रहा है। का खा यानी जो बोल रहे हैं ये गले से निकल रही है, तो इस उच्चारण में गले का प्रयोग हो रहा है, तो क्या है? ये कंठ है। तो कंठ के वर्णों को आप ध्यान रखिए। कंठ में लगभग आपसे ये छोटा और ये जो बड़ा आ दिया है, इसको ध्यान रखिए क्योंकि इससे ज़्यादा बन सकता है का से, तो ये सब शुरुआत से पढ़ते हैं तो याद ही होगा। इसके बाद तालब। तालब का मतलब तालु। तालु में चा वर्ग के चारों अक्षर आते हैं, चा छा जा झा, आप बोलकर देखिए, तालु लग रहा है ना। इसके बाद ई यानी छोटी बड़ी, और उसके बाद ये सांप का, ठीक है, ये तालव्य। इसको क्या बोलते हैं? तालव्य। इससे भी प्रश्न पूछते हैं। इस तीनों सा को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ लिया जाता है? निम्न में से तालव्य है। अब तालव्य में आपका ये चाचा वाला भी दे दिया गया, ठीक है, कंठ का कोई दे दिया गया, सा दे दिया गया, तो इसमें आपका इस तालव्य में आप इस सा को ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मूर्धन। क्या आता है? मूर्धन। मूर्धन टा ठा डा ढा और री, जो आपका ये री है ये, और ये वाला सा, इस सा को ध्यान रखिए, मूर्धन सा ये होता है। सा और रा ये किस में आते हैं? मूर्धन्य में हो गए। इसके बाद आता है दंत। दंत यानी दांत। जब आप बोलेंगे ता था दा, आप इसमें बोलिए ऐसा कि दांत ना प्रयोग होगा, आप बोलकर देख लीजिए, एक से दो बार ट्राई करिए। तो जो ता वर्ग के चार अक्षर हैं, ता था दा धा, और आपका री, ये री और री
यहाँ पे हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं किए क्योंकि आपके सिलेबस में ये री और री के लिए अलग चैप्टर दिया गया है पढ़ाने के लिए। क्योंकि पहले क्या था, आप जब शुरुआत में पहले पढ़ रहे हैं तो इनको स्वर्ग में शामिल करिए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ पे इन चीज़ों को और भी अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये री और री इनको आप यहाँ पे भी पढ़ना है और संस्कृत में भी, इन दोनों विषयों में इनको अलग दिया गया है। ठीक है, इनको अलग से पढ़ना है, कहाँ पर कैसे प्रयोग है, कैसे बना है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको री को ज़्यादा जिक्र नहीं किया है। इसके बाद आता है आपका ओष्ठ, यानी जिन शब्दों को बोलने में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। किसका हो रहा है? ओष्ठ का। तो आपका ओष्ठ में क्या है? आ फा, आप बोलिए पा फा, देखिए ओठ ही लग रहा है ना, पा फा पा भा, ऊ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इसमें ये ओष्ठीय हो गए। ठीक है, इसके बाद नासिक। नासिक में आपका जो पंचमाक्षर हैं, यानी जितने भी 5 अक्षर हैं ये नासिक में आते हैं। किस में आते हैं? नासिक में। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। तो आपका नासिक में क्या आएगा? पांचों जो वर्ग दिए गए हैं, का वर्ग खा वर्ग, उसके जो 5वां अक्षर है इसको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग भी इसमें भी बताया गया और ये संस्कृत में अगर आप लेंगे तो संस्कृत में भी बताया जाएगा। लगभग यहाँ पे जो यूपी टेट में है लोग संस्कृत इसीलिए लेते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, क्योंकि आधा सिलेबस तो हिंदी के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। और ये जो अंक दिया गया है, ठीक है, अंक, इसको भी क्या होता है, इसमें माना गया है। तो इसलिए जैसे आपका प्रश्न पूछा जाएगा उस हिसाब से अगर यहाँ पे अंक को भी दिया जा रहा है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं किया गया तो आप विशेषकर इन 5 को ध्यान रखिएगा। अब आता है कुछ इसमें क्या होते हैं, कंठ तालब, यानी कुछ शब्दों को बोलने कुछ वर्ड को, अक्षर को बोलने के लिए कंठ और तालव्य दोनों को प्रयोग करते हैं। जैसे आप ए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ए। तो अभी आपको हमने बताया क्या, आ किससे, ए किससे मिलकर बना है? आ और ई। तो आ आपका किस में आया? कंठ में आया। अभी आपको बताया है ना किस में आया है, यहाँ पर देखिए ये आ किस में आया है? कंठ में आया है। आपने कंठ में पढ़ा, उसके बाद ई को कहाँ पर पढ़े? ये तालव्य में पढ़ा ना। तो ये यानी आ और ई से मिलकर क्या बना? ए बना। ठीक है, आ ई और ई से मिलकर क्या बना? ए बना। और इस ए को हमने कंठ से, ये कंठ में था और तालव्य में भी हुआ, तो इसलिए ई और आए को हम किस में रखते हैं? कंठ तालव्य में रखते हैं। किस में रखते हैं? कंठ तालव्य में रखते हैं, क्योंकि ए के लिए अभी हम आपको यही बता रहे हैं, आ और जब ई मिलते हैं तो ए बनाते हैं। आ को हमने किस में बताया? कंठ में बताया। ई को तालव्य में बताया, तो कंठ और तालव्य मिल गए तो कंठ तालव्य हो गया। अब दूसरा आता है कंठोष्ठ। क्या आता है? कंठोष्ठ। तो ओ किससे मिलकर बना है? ओ किससे मिलकर बना है? तो आपका जो ओ मिलकर बना है ये आ और ऊ से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? आ और ऊ को जब मिलाते हैं तो ओ बन जाता है। ये सब जो आपको बता रही हूँ किससे मिलकर बना है, इसको ध्यान देते हुए चलिए, क्योंकि जब आप संधि का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे ही। तो यहाँ पे आपका आ किस में आया? कंठ में आया। किस में आया? कंठ में आया। ऊ किस में आपको बताया है? ओष्ठ में पता है ना, ये ओष्ठ में। तो कंठ और ओष्ठ यानी आ और ऊ मिला तो ओ बना, तो ओ और आओ को हम कंठोष्ठ में रख दिए। किस में रख दिए? कंठोष्ठ। और दंतोष्ठ आता है, दंतोष्ठ में हमने वा को रखा है। किसको रखा है? वा जो है वा किस में आता है? दंतोष्ठ। आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं लग रही होंगी, क्योंकि ये जो है एक ही पुस्तक से नहीं है, जिसमें जरूरी अच्छी चीज़ें लगी है उनको एक साथ में लेकर यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ। आप संयुक्त व्यंजन पूछे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन को एक बार और विशेष ध्यान दे दीजिए। क्या है? छा। छा किससे मिलकर बना है? का और सा से। त्रा किससे मिलकर बना है? ता और रा से। ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा और यहाँ से। स्रा किससे मिलकर बना है? सा और रा से। ठीक है, आप बहुत सारी पुरानी पुस्तकों में देखेंगे या कम वालों में, जैसे 6th 7th में देखेंगे तो वहाँ पे 3 ही दिया रहेगा। ठीक है, तो इन सबको ऐसे ही आप पढ़ते हुए चलिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, तो इसलिए कम लगभग 10 प्रश्नों को हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो 2-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं इनसे बनने वाले लगभग 50 प्रश्नों को एक अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपको बताया गया क्या है? ऑप्शन कौन सा जाएगा? एक शब्द है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा स्वर है और चौथा वर्ण है। तो क्या है? वर्ण है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन शब्द को कहते हैं, या गणना को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? चौथा सही जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा है, आप 4 लीजिएगा। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? आपको बताना है कंठ ध्वनियाँ कौन सी है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? आपका यारा लावा दिया है, याराला दिया है, टा दा दिया है, चा छा दिया है, का खा। तो कंठ कौन सा है? का
ठा है। तो आपका ऑप्शन जो सही जाएगा पहला सही जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा वर्ण है? ऐसे प्रश्न बनते हैं, सघोष सघोष अल्प प्राण महाप्राण। इनमें से कौन सा अल्प प्राण है? तो पहला दिया है छा और झा, दूसरा दिया है का और गा, तीसरा दिया है था धा, चौथा दिया है फा और मा। अब आपको इनमें से बताना है। तो अल्प प्राण के लिए हमने क्या बताया? अल्प प्राण में आप अगर ध्यान रख सकते हैं रख सकिए, नहीं आप पहला तीसरा पचवा, किससे? विषम से ध्यान रखिए। पहला तीसरा पचवा विषम में, तो पहला तीसरा पचवा कौन सा है? का पहला है, गा तीसरा है। तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा सही जाएगा। कौन सा सही जाएगा? दूसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? कौन से हैं? अंग और आहा। ठीक है, कौन सा है? अंग और आहा। ये कौन से अयोगवाह वर्ण है? कौन से अयोगवाह वर्ण है? इसमें जो आपका अयोगवाह बताया गया है, आप सिलेबस को देख लीजिएगा, इसमें अलग से चैप्टर दिया गया है पढ़ाने के लिए। इसको री और ये जो अनुस्वार वाले हैं इनको अलग से दिया गया है, आप देख लीजिएगा एक बार। इन टॉपिक को अलग से आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए इसमें इसका ज़्यादा जिक्र नहीं की हूँ। इसके बाद आता है शा सा हा, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन कहलाते हैं, या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, या स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं? तो ये संघर्षी व्यंजन है। कौन से हैं? संघर्षी व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध है, अनुनासिक का संबंध किससे है? केवल नाक से है, केवल मुंह से है, नाक मुंह से है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन आपका तीसरा जाएगा। अनुनासिक का संबंध किससे है? नाक और मुंह से है। किससे है? नाक और मुंह। और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न आपका है, छा किन वर्णों के संयोग से बना है? देखिए संयुक्त में कैसे पूछा जाता है। छा किन वर्णों के संयोग से बना है? का और शा से, ता और रा से, ठीक है, या आपका जा और यहाँ से। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? पहला जाएगा, का। देखिए का के नीचे हलंत लगा हुआ है, का और सा से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद जा और झा किस वर्ग के व्यंजन है? आपको बताना है जा और झा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ऑप्शन आपका है कंठ। कंठ में क्या आता है? का वर्ग का। फिर दूसरा है तालव्य, तालव्य में कौन सा आएगा? चा वर्ग का। इसके बाद आता है मूर्धन, मूर्धन किस में है? टा वर्ग का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जा झा किस में आएगा? चा वर्ग में। चा छा जा झा किस में आएगा? इसमें आएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा? दूसरा सही जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है इस वीडियो की। तो आपको कैसी लगी है लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर कमेंट करिए वीडियो कैसी लगी है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इतने समय में बहुत अधिक जानकारी है, इनको अलग अलग तोड़ के, या ऐसे ही आपको सही है? तो ये ज़रूर बताइएगा। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है। आपका प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। दूसरा है शब्द, वाक्य, ध्वनि, पदी। तीसरा है पद, वाक्य, ध्वन, शब्द। चौथा है ध्वन, शब्द, पद, वाक्य। तो आपको बताना है सही क्रम। तो आप यहाँ पे देखिए ध्वन छोटे हैं, इसके बाद शब्द बनता है, ठीक है, पद, फिर वाक्य बनता है। तो यहाँ पे आपका चौथा देखिए पद के बाद वाक्य, वाक्य के बाद ध्वनि, ये भी गलत चला जाएगा। शब्द, वाक्य ये भी गलत है। शब्द, ध्वनि, वाक्य ये भी गलत है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।